इस लेक्चर में 26 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मैड काउ डिसीज़। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। मैड काउ डिसीज़ एक बीमारी है जो गाँव में पाई जाती है, काऊ में पाई जाती है, गाय में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि ब्राज़ील ने एक्सपोर्ट करना चाइना में बंद कर दिया है बीफ का। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस। जो गाय का मांस ब्राज़ील चाइना को एक्सपोर्ट करता था वो बंद कर दिया। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पाया गया कि जो गाय बेची जा रही हैं काट के वो मैड काउ डिसीज़ से ग्रसित हैं, इन्फेक्टेड हैं। तो ये मैड काउ डिसीज़ क्या है, इसके बारे में मेनली हमें जानना है, क्योंकि आपको पता है काऊ का जो इशू है हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैड काउ डिसीज़ को बोविन स्पोंगिफॉर्म एनसेफलोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना एनसेफलोपैथी, यानी कि वो कोई ऐसी बीमारी है जो ब्रेन को, माइंड को अफेक्ट कर रही है। तो ये भी गाय के माइंड को, ब्रेन को अफेक्ट करती है मेनली। ये ट्रांसमिसिबल होती है, यानी कि एक गाय से दूसरी गाय में फैल सकती है। स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि स्लोली प्रोग्रेसिव का मतलब ये है जब ये बीमारी हो जाती है तो काफ़ी समय लग जाता है उस गाय में सिम्टम दिखने में, यानी कि सिम्टम का मतलब लक्षण दिखने में। जैसे इन्फेक्टेड हो गया ये बीमारी, जैसे मान लो अभी हो गई किसी को, लेकिन उसके सिम्टम काफ़ी समय लग सकते हैं दिखने में, 1 साल 2 साल 3 साल इस तरह से। डीजनरेटिव है, फैटल डिसीज है, यानी कि घातक डिसीज है, मृत्यु भी हो सकती है, डेथ हो सकती है। जो एडल्ट कैटल हैं उनके नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको अफेक्ट करती है, यानी कि जो ब्रेन है उसको अफेक्ट करती है ये एडल्ट कैटल के। कैटल का मतलब गाय या बैल के लिए हम कैटल यूज करते हैं ये वर्ड, गाय और बैल। कॉज क्या है इसके? ये एक प्रोटीन से होती है, प्रोटीन का नाम है प्रायन। प्रायन नाम के प्रोटीन से होती है और एक सेल सरफेस है जिस पे ये प्रोटीन पाया जाता है, उस सेल सरफेस का नाम भी प्रायन है। तो प्रायन के सरफेस पे प्रायन नाम का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये होती है। जब ये प्रोटीन जाता है किसी काऊ के अंदर तो ये नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के जो फंक्शन है उसको रोक देता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी फंक्शन कहाँ से करती है? ब्रेन से। ब्रेन से कनेक्टेड होती है दिमाग से, तो इसके फंक्शन को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है नर्वस सिस्टम को, कैटल के को। ट्रांसमिशन कैसे होता है? मान लो किसी गाय को ये डिसीज़ है, मैड काउ डिसीज़, तो अगर वो मान लो उसके दूसरे संपर्क में आएगी या उसने खाना खाया और उसका झूठा खाना किसी दूसरी गाय ने खा लिया तो वो गाय अफेक्ट हो जाएगी। उसके जब कांटेक्ट में आएगी या खाना खाएगी तो अफेक्ट हो जाएगी। मेनली उसका जो फूड है, कंटेमिनेटेड फूड, उसे खाने से ये होती है बीमारी। सिम्टम क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं इसमें? देखो इसमें लक्षण ये होते हैं कि कोई भी जब बीमार गाय होती है उसे चलने में और उठने में परेशानी होने लगती है, वॉकिंग और गेटिंग अप होने में ट्रबल होने लगती है, और 4 से 6 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम दिखने में। अभी मान लो ये जो प्रोटीन अंदर गया, प्रायन नाम का प्रोटीन गया अंदर किसी काऊ के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बीमारी तुरंत दिखने लगती है। 4 से 6 साल लग सकते हैं, यानी कि पता ही नहीं है उस गाय को उसे ये बीमारी हो रखी है या उसके मालिक को नहीं पता है। और उसी समय पे मान लो उस गाय का झूठा खाना किसी और गाय ने खा लिया, किसी और को भी हो सकती है ये उस गाय को। और इसके लिए ना तो कोई डिसीज़, अब मतलब ना तो कोई इस बीमारी के लिए कोई दवाई उपलब्ध है, ना ही कोई वैक्सीन है। तो इसे ट्रीट कैसे करते हैं? देखो जब भी किसी के लिए कोई वैक्सीन या दवाई नहीं होती तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है जो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मान लो अगर इसमें चलने में परेशानी हो रही है या उठने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए दवाई दी जाती है। या इसमें मान लो फीवर आ जाए या कुछ और हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए गाय को, तो उसकी दवाई दी जाती है। इस तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाते हैं ऐसे दवाई, मतलब ऐसी बीमारियों में जिनका कोई इलाज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइंग फेस्टिवल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर के लिए जीएस पेपर 1। ये फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया। ये आदि कम्युनिटी का फेस्टिवल है और न्यू ईयर माना जाता है आदि कम्युनिटी का। आदि समुदाय के लोग हैं, आदि कास्ट है, जाति है, जो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, एसटी कैटेगरी में आती है। ये उनका नया साल माना जाता है। ये यूनाइंग फेस्टिवल कब स्टार्ट होता है? ये फरवरी मार्च के महीने में स्टार्ट होता है, फरवरी लास्ट के या मार्च के स्टार्टिंग में। आदि कम्युनिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, कहाँ से आए ये लोग। ऐसा माना जाता है
कि सदर्न चाइना रीजन है, जो सदर्न चाइना रीजन से ये भारत में आए थे, ये सदर्न चाइना रीजन है, यहाँ से ये आए थे इंडिया में। और ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली, रोइंग, डामचुक एरिया है जो, डामबुक एरिया है जो, उसमें पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे रहते हैं ये लोग, आदि कम्युनिटी के लोग। ये बम्बू और कैन के आइटम बनाते हैं, बांस के कुछ आइटम बनाते हैं, जैसे बांस के बर्तन हो गए, आपके गिलास, चम्मच, या फिर आपके टोकरी, इस तरह के आइटम बनाते हैं ये। और ये बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, राइस कल्टीवेशन करते हैं, ये चावल उगाते हैं, धान की खेती करते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप जानते हो, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे कई नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, या झूम कल्टीवेशन को, JHUM। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, इसे स्लैश या बर्न भी बोलते हैं। स्लैश बर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे आदिवासी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जंगलों को काटा, पेड़ों को काटा, और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया, 4 से 5 साल करेंगे, फिर इसकी सॉइल की फर्टिलिटी है जो, यानी कि मिट्टी की जो पोषक तत्व है मिट्टी में, उसकी उर्वरकता है वो खत्म हो जाएगी, फर्टिलिटी, फिर ये शिफ्ट कर जाएंगे, दूसरी जगह पे पेड़ काटेंगे, फिर वहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे, इसलिए शिफ्ट हो गए यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह खेती करने में, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और पेड़ों को जलाया काटा, इसलिए स्लैश या बर्न, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, या झूम कल्टीवेशन। इनका और भी फेस्टिवल हैं, 2 इंपॉर्टेंट, एक है सोलंग फेस्टिवल, ये मनाया जाता है, इसमें एनिमल का सेक्रीफाइस दिया जाता है, पशुओं का बलिदान दिया जाता है, ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। और ये हार्वेस्टिंग के टाइम, जब फसल कटाई का टाइम आता है तब ये मनाया जाता है, सोलुंग फेस्टिवल। एक है अरान फेस्टिवल, ये मनाया जाता है, जो मेल मेंबर हैं इस कम्युनिटी के, आदि कम्युनिटी के मेल मेंबर यानी कि पुरुष आदमी, वो शिकार करने जाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। तो ये आदि कम्युनिटी के 2 मेजर फेस्टिवल हैं, सोलुंग और अरान। और एक हमने पढ़ा यूनाइंग फेस्टिवल। देखो मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं ये। नेक्स्ट है चिप 4 अलायंस, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। चिप 4 अलायंस एक गठबंधन है 4 कंट्रीज का, इसकी पहली मीटिंग हुई है, इसलिए ये न्यूज में है। चिप किसे बोलते हैं, देखो ये है चिप, सेमी कंडक्टर चिप, ये आपके मोबाइल में भी यूज होती हैं, कंप्यूटर में यूज होती हैं, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनमें यूज होती हैं ये चिप, या सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं इन्हें, सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, कई बार डिस्कस किया सेमीकंडक्टर के बारे में। इसे चिप 4 या फैब 4 अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अलायंस है 4 कंट्रीज की अलायंस है, 4 कंट्री हैं इसमें, यूएस, जापान, ताइवान और कोरिया। कोरिया में साउथ कोरिया है, याद रखना आपको। देखो ये है यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान यहाँ पे है, ये वाला कंट्री ये ताइवान है, और एक अमेरिका। अमेरिका आप जानते हो कहाँ पे। ये जो 4 कंट्री हैं ग्लोबली 70% से ज़्यादा ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि चिप वगैरह बनाती हैं, सेमीकंडक्टर से बनने वाले सामान, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये वगैरह बनाती हैं ये 4 कंट्रीज। यूएस ने इसको पहली बार मार्च 2022 में प्रपोज किया था चिप 4 अलायंस को, किस लिए, ताकि जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके, और चाइना पे जो डिपेंडेंसी है ना, अभी चाइना से खरीदते हैं ये चिप वगैरह, तो इस पे चाइना पे जो निर्भरता है वो कम की जा सके, रिड्यूस की जा सके। तो इसका टारगेट यही है कि वर्ल्ड में सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये 4 कंट्री एक साथ आई हैं, कोऑपरेट कर रही हैं, ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को ये बढ़ावा दे सकें। गोल क्या है इसका, टारगेट लक्ष्य क्या है इसका चिप 4 अलायंस का, यही है। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की, उसको सपोर्ट किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है किसी कंपनी के मेंबर कंट्रीज़ के, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, देखो कोई भी आदमी या कंपनी कोई नई चीज़ बना देता है, कोई प्रोडक्ट बना देता है, कोई मशीन बना देता है जो पहले ना एस्टेब्लिश हो, पहले ना एग्जिस्ट करती हो हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो उसे पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अधिकार मिल गया, इसे कुछ समय के लिए जैसे 20 साल के लिए मिल जाता है। फिर कोई दूसरा इसकी परमिशन के बिना, जिस कंपनी ने बनाया है, किसी आदमी ने बनाया है, तो उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, और ये मनचाहे दाम में बेच सकता है। ये WTO के रूल्स के हिसाब से है, ट्रिप्स का रूल है WTO का, और हर एक कंट्री ने अपने अपने देश में रूल बनाए हुए हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी पेटेंट एक्ट बना हुआ है जो इस पेटेंट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में
पेटेंट भी आता है, कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिल्म में, जैसे किसी ने फिल्म बना ली, मूवी बना ली, तो कोई दूसरा बंदा उस फिल्म को दोबारा नहीं बना सकता। अगर बनाना है, रीमेक करना, तो उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कॉपीराइट मिल जाता है म्यूजिक का भी, मूवी का भी, या किसी पोइट्री का, कोई कविता बनाई है उसका भी कॉपीराइट मिल जाता है, या ट्रेडमार्क मिल जाता है, ट्रेडमार्क। तो ये आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। तो नेक्स्ट टारगेट इसका क्या है जी, एक्सपोर्ट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का, इसका डेवलप करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, देखो आप कंडक्टर जानते हो, हिंदी में बोलते हैं सुचालक, सुचालक कंडक्टर को। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें से करंट पास हो जाए, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जैसे मान लो कोई मेटल है, आयरन की है या सिल्वर की है या फिर एल्यूमिनियम की है। दूसरा होते हैं नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर, जिन्हें हिंदी में कुचालक बोलते हैं। जैसे आपके सिरेमिक हो गए, सिरेमिक या मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह, या फिर आपका सूखी लकड़ी होती है, प्लास्टिक होता है सूखा, ये इनमें से करंट पास नहीं होता, बिजली पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। जो इनके बीच का काम करता है, जिसमें से ना तो ज़्यादा बिजली पास होती हो ना कम होती हो, बीच का काम, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का काम, तो उन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्टिविटी ऐसी हो जो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की हो। ये एलिमेंट होते हैं प्योर एलिमेंट, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। या फिर कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड दो या दो से अधिक मेटल को मिला के, धातु को मिला के बनाया जाता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, दो मेटल को बना के ये मिला के बनाए गए हैं। तो ये है सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं ये। इनकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर की, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर वगैरह में यूज किए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, मोबाइल या सुपर कंप्यूटर, इनमें ये यूज किए जाते हैं सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, इनकी चिप वगैरह यूज होती है, चिप बनाई जाती है, वो यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन इनमें से पास होते हैं, फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट क्या है, करंट भी तो क्या है, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब करंट पास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ही पास हो रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम चार्ज को नापते हैं कूलाम में। पढ़ाई होगा आपने ये एनसीईआरटी में। देखो साइंस की एनसीईआरटी आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ लो, वो ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इंटरनेशनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक इंडेक्स जारी हुई है 2023 की, जो इंटरनेशनली रैंकिंग दी है। 55 देशों को रैंकिंग दी है, जिसमें से इंडिया को 42वीं रैंक मिली है, 42nd रैंक मिली है। तो आपको याद रखना है, ये रैंक याद रखनी है आपको, 42nd। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए। देखो इनोवेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है उसमें आप ये यूज कर सकते हो, एसए के टॉपिक में यूज कर सकते हो ये रैंकिंग, इससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो पहले जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी मान लो क्रिएशन करता है, बनाता है, कोई माइंड को यूज करके कोई नई इन्वेंशन आविष्कार करता है, कोई लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क करता है, डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेज, कॉमर्स में जो यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। और जो इनको अधिकार मिलता है उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये पेटेंट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है, कोई दूसरा बंदा उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इंटरनेशनल जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसके बारे में जानते हैं, कौन रिलीज करता है इसको, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको जारी करती है, ये आपको याद रखना है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो इंडेक्स है इसमें 55 कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमी है उसको रैंकिंग दी जाती है, और 50 यूनिक इंडिकेटर के आधार पे, बेस पे दी जाती है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं किसी कंट्री की, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट को किस तरह से बचाती हैं, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रीटी को रेटिफिकेशन करती हैं अपने देश में, उन कंट्री की रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी के आधार पे ये दी जाती है उन्हें इंडेक्स में रैंकिंग। इंडेक्स का टारगेट यही है कि हर एक कंट्री क्या है, उनका ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर हो, और इनोवेशन को, क्रिएटिविटी, कम्पिटिटिवनेस को वो प्रोटेक्ट करें। ऐसा ना हो किसी देश में किसी प्रोडक्ट का मान लो पेटेंट मिल रखा है और दूसरी कंट्री बिना उस कंट्री के या कंपनी के पूछे उसे प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा ना हो। तो प्रोटेक्ट किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हर एक देश में, ये इंश्योर करती है ये। तो 2023 की जो इंडेक्स है इसमें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट रैंक लेके आया, यूके को सेकंड, फ्रांस को थर्ड, और इंडिया को 42nd रैंक मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरेंगुटन।
ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओरंगटन इसलिए अभी न्यूज में है, 4 पुलिस पर्सनल थे रेड हिल्स पे। रेड हिल्स कहाँ पे है? ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन में है ये रेड हिल्स, इंडोनेशिया कंट्री आपने सुना ही होगा। तो वहाँ पे 2 ओरंगटन को स्मगल किया जा रहा था, इलीगली अवैध तरीके से खरीदा बेचा जा रहा था। तो पुलिस के द्वारा, पुलिस पर्सनल के द्वारा, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज में आया ओरंगुटन। तो देखो ये है ओरंगुटन, देख सकते हो आप इमेज में, ये जो एनिमल है ओरंगुटन, ये अर्बोरियल है। अर्बोरियल का मतलब होता है ऐसे पशु जो पेड़ों पे रहना पसंद करते हों। तो ये ट्री पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये रहते हैं, पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसने आइडेंटिफाई किए 3 स्पीसीज ओरंगुटन के, 3 स्पीसीज पाए जाते हैं इसके, एक बोर्नियन नाम के, सुमत्रन और तापानुली। कहाँ कहाँ पे ये देखो, जो इंडोनेशिया का ये है सुमत्रा, यहाँ पे बोरियन नाम का ये आइलैंड है, और ये है क्या नाम है इसका, तापानुली, ये इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। ये क्या क्या खाते हैं? ये फ्रूट वगैरह खाते हैं, जंगली फ्रूट जैसे लीची, फिग्स या स्लप, ये खाते हैं ये ट्री से। और ओरंगुटन 50 साल तक जी सकते हैं ये, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ही कम है। जो फीमेल ओरंगुटन है वो 5 से 10 साल में एक बार बच्चे को जन्म देती हैं। बोरियन और सुमत्रन जो ओरंगुटन है, ये काफ़ी इनका बिहेवियर और अपीयरेंस जो तापानुली है उनसे थोड़ा डिफर है, और आपस में भी थोड़ा डिफर है। इतना वैसे आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ये जो सुमत्रन ओरंगुटन है, इनका सोशल बॉन्डिंग भी काफ़ी क्लोजर है, यानी कि इंसान से, आदमी से ये ज़्यादा फ्रेंकली हो जाते हैं, आदमी के साथ रहने लगते हैं। ये जो सुमत्रम आइलैंड में पाए जाते हैं ये ओरंगुटन। तो इतना वैसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो। IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं ये। IUCN के बारे में तो आप जानते होंगे, IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में डिटेल में आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, कई बार UPSC ने पूछा है इसके बारे में, तो वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कोल ट्राइब। कोल एक जाति है, अनुसूचित जनजाति में आती है, ST कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब में। रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि इनका एक महाकुंभ हुआ था, कोल जनजाति महाकुंभ। ये मध्य प्रदेश के सतना जो शहर है वहाँ पे सबरी माता जन्म जयंती के रूप में ओकेजन पे ये महाकुंभ हुआ, सेलिब्रेट किया गया, यानी कि एक मेला टाइप हुआ, फेयर टाइप। ये देखो, ये देख सकते हो कोल ट्राइब के लोग हैं, इनके ट्रेडिशनल अटायर है, इस तरह के ये कपड़े पहनते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देखो हमारे इंडिया में कई तरह की प्रजाति पाई जाती हैं, तिब्बतन टाइप की, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, या फिर अफ्रीकन टाइप के पाए जाते हैं आपके, तो निग्रेटो जिन्हें बोलते हैं। तो कई प्रकार के जनजाति पाई जाती हैं, उनमें से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती हैं कोल ट्राइब। ये देखो इनकी जो देवी मानी जाती है, सहारा माता मानी जाती है, ऐसा माना जाता है उन्हीं के ये वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और कोल की माता या देवी बोला जाता है सहारा माता को। ये मेनली मध्य प्रदेश की नदन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। स्मॉल पॉपुलेशन इनकी उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। जो कोल है इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी से ही आई है, हिंदी से ही डायलेक्ट आया है इनका। डायलेक्ट का मतलब जो इनकी रीजनल भाषा बोली जाती है। और इनकी जो लिपि है, लिपि भी देवनागरी है, देवनागरी स्क्रिप्ट यूज करते हैं अपनी भाषा को, बोली को लिखने के लिए। ये सेलिब्रेट करते हैं जावरा फेस्टिवल को भी। जावरा देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, जावर या जावरा या जावारा। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है जावरा फेस्टिवल किसका है? कोल ट्राइब का, ये मनाते हैं। मेनली ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर करते हैं ये। और इनका जो मेन काम है उगाने का एग्रीकल्चर में, वो ये मिलेट उगाते हैं। मिलेट का टाइप है एक ज्वारी प्लांट, ज्वारी प्लांट मिलेट का ही है। मिलेट में आते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज को बोलते हैं, वो आते हैं मेनली। देखो मोटे दिखने में मोटे नहीं होते, लेकिन मोटे अनाज बोला जाता है क्योंकि मेनली ये यूज नहीं किए जाते जनरली खाने पीने में आम लोगों के द्वारा। तो मिलेट के टाइप है ज्वारी प्लांट।
ये जो जावरा फेस्टिवल है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो जब ये फसल बोते हैं विंटर के टाइम में, फसल सोइंग के टाइम में जब फसल लगाते हैं, और फसल को जब काटते हैं स्प्रिंग टाइम में, हार्वेस्ट करते हैं काटते हैं, तो 2 टाइम पे ये जावरा फेस्टिवल मनाया जाता है। कोल ट्राइब ने देखो एक रिवॉल्ट भी की थी अंग्रेजों के टाइम पे, जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था इंडिया, तो अंग्रेजों ने जंगलों को काटने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, रूल्स रेगुलेशन, और इन ट्राइब की ज़मीन हड़पने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। तो उन रूल्स के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह किया था, जिसे जानते हैं कोल रिवोल्ट या कोल अपराइजिंग, कोल क्रांति। तो कोल ट्राइब के लोगों ने किया था। छोटा नागपुर एरिया है जो झारखंड और सदर्न बिहार के रीजन में, वेस्ट बंगाल के रीजन में, वहाँ पे ये कोल ट्राइब ने अपराइजिंग की थी, रिवोल्ट की थी, क्रांति की थी 1831 में। लीडर कौन थे? मेन लीडर थे बुद्धू भगत, और भी कई लीडर थे, जोआ भगत, जिंदरई मानकी, मदारा महतो। इन्होंने ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक है एमपी लेड स्कीम है जो, उसके लिए कुछ रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं, इसलिए न्यूज में है। एमपी लेड से ऑलरेडी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय ने रिलीज किए हैं रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2023 के लिए एमपी लेड स्कीम के लिए। तो रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है? न्यू गाइडलाइंस में देखो, जो पार्लियामेंटेरियन है यानी कि सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो रिकमेंड कर सकते थे वर्क, उनका दायरा बढ़ा दिया है। पहले कुछ लिमिटेड काम थे, अब ये दायरा बढ़ा दिया है। यानी कि जो कम्युनिटी है, समुदाय हैं, जिस शहर में गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उनकी नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से काम रिकमेंड कर सकते हैं। जो एमपी लेड स्कीम है इसके लिए न्यू वेब पोर्टल एक जारी किया है। इसमें जो गाइडलाइंस है अब वेब पोर्टल के जरिए ऑपरेट की जा सकती है, ऑनलाइन ही देखा जा सकता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कहाँ पे फंड गया, कहाँ पे यूज हुआ, कितना बच रहा है पैसा इस फंड में से। तो इस स्कीम के जरिए ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम फिक्स किया जा सकेगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी इस एमपी लेड स्कीम में। तो एमपी लेड स्कीम है क्या, इसे जान लेते हैं थोड़ा। देखो एमपी लेड स्कीम है जो, ये इसका टारगेट है कि कोई भी जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रिकमेंड करता है अपने एरिया में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से वो चुन के आया है, वहाँ पे अपने लोकल एरिया में लोकल नीड के हिसाब से कोई काम रिकमेंड करता है। और इसमें एमपी को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, हर एक एमपी को उस एरिया को डेवलप करने के लिए। तो वो 5 करोड़ रुपया लोकल नीड के हिसाब से खर्च कर सकता है। जैसे मान लो वहाँ पर रोड नहीं है, रोड बनवाना, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, या स्कूल नहीं है, या हेल्थ केयर सिस्टम ख़राब है, हॉस्पिटल बनवाना, इस तरह के काम वो करवा सकता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 1993 में ये लॉन्च की गई थी, 1993 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके खर्च करती है, मिलके लागू करती हैं। इसकी जो स्पेंडिंग है एवरी ईयर 5 करोड़ जो रुपए दी जाते हैं, उसमें से 15% है एससी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं, और 7.5% ऐसी जगह पे खर्च किए जाते हैं जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन रहती हो। ये भी याद रखना आपको। और देखो हर साल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कम से कम 10% काम को वो देखेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि हाँ सही में काम हुआ है या नहीं हुआ, एटलीस्ट कम से कम 10% काम को देखेगा ही। और इसमें जो फंड है, मान लो 5 करोड़ मिला, उसमें से 4 करोड़ खर्च हुआ, तो जो 1 करोड़ हुआ है ना, वो लैप्स नहीं होगा, नॉन लैप्सेबल है, यानी कि अगले साल 5 करोड़ मिलेंगे, इसमें जुड़ जाएगा, 6 करोड़ हो जाएंगे, फिर अगले साल उसे खर्च कर सकते हैं। और अगर जैसे मान लो इंटरेस्ट जो है इस पे कमाया जाता है, इस फंड पे इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लाउज 1 के द्वारा सेटअप किया गया है, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के द्वारा। काम कैसे करता है ये एमपी लेड फंड जो होता है? देखो रिकमेंड करते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जैसे लोकसभा के जो एमपी हैं, वो केवल अपनी कंस्टिट्यूंसी में रिकमेंड सिफारिश कर सकते हैं जहाँ से वो चुन के आए हैं। अगर राज्यसभा का एमपी है, वो जिस स्टेट से आया है, पूरे स्टेट में कहीं पे भी वो रिकमेंड कर सकता है, किसी भी एरिया में। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, आपको पता है राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 नामांकित सदस्य, वो पूरी कंट्री में कहीं पे भी जहाँ चाहे वहाँ काम रिकमेंड कर सकते हैं।
और ये सिर्फ सिफारिश करते हैं, सारा काम जो देखना होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैचिंग ऑफ ई श्रम बेनिफिशियरीज डेटा विद द राशन कार्ड डेटा। देखो ई श्रम आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने ये जारी किया था, एक पोर्टल है, इस पे रजिस्टर करा सकता है कोई भी, मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर काम करता है या जिसके पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है और उसे प्रोविज़न किया गया कि हर महीने कुछ पैसे दिए जाएंगे, जैसे 1000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो राशन कार्ड का डेटा है, राशन कार्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो, उसके तहत राशन कार्ड का जो डेटा है उससे मैचिंग की जाए ई श्रम के बेनिफिशियरीज को, जो ई श्रम पे पोर्टल पे रजिस्टर हैं, तो इसे मैचिंग की जाए। तो ये इनिशिएटिव इंश्योर करेगा कि जो राशन कार्ड बेनिफिट्स का, राशन कार्ड का बेनिफिट लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से, तो उनको रजिस्टर किया जाए ई श्रम पोर्टल के हिसाब से भी, उसमें भी एलिजिबल हो ये वर्कर। तो ई श्रम जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है कि नेशनल लेवल पे एक डेटा हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वर्कर, असंगठित क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जो जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कोई काम कर रहा है, डेली वेजेज पे कोई वर्कर काम कर रहा है, जिसको ना छुट्टी मिलती है, ना कोई इंसेंटिव मिलता है, ना कोई पीएफ कटता है, ये आते हैं जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये वर्कर। या कोई माइग्रेंट वर्कर है, अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे काम कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इनके लिए एक डेटा हो और इनके लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। जैसे आपका सबका एक आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे इनका ई श्रम पोर्टल पे एक नंबर भी अलॉट किया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो इनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर स्कीम दी जाए अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी या माइग्रेंट वर्कर को भी, इसलिए ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके अवेयरनेस फैलाती हैं, वेलफेयर स्कीम के बेनिफिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देने के ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। देखो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। ये एयर नेविगेशन के लिए, हवाई यात्रा के लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने इसकी कुछ प्रोटोकॉल थी शिकागो कन्वेंशन की, ये एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, ऑर्गेनाइजेशन है शिकागो कन्वेंशन, ये मान लो। शिकागो कन्वेंशन के तहत ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस कन्वेंशन जो हुई थी, मीटिंग जो हुई थी, इसकी 3 प्रोटोकॉल को यूनियन गवर्नमेंट ने अभी देखो अप्रूवल दे दिया। शिकागो कन्वेंशन में वो अमेंडमेंट किया था कुछ। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस ये इंटरनेशनल लेवल पे जो सिविल एविएशन के रूल्स रेगुलेशन है, ये इंडिया भी इनको हेल्प करेगा, सहायता करेगा इनको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में। जो रेटिफाइड प्रोटोकॉल थी वो थी एक आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें ये था जो मेंबर इसके सदस्य हैं शिकागो कन्वेंशन के, वो किसी भी हथियार का सिविल एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे। मान लो कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उसको गिराने में कोई हथियार का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल 50 है जो शिकागो कन्वेंशन का, उसमें ये अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 50 क्लाउज ए। इसमें ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है इसको स्ट्रेंथन करेंगे, आगे मजबूत बनाएंगे। और आर्टिकल 56 में अमेंडमेंट किया था, इसमें ये है, इसमें जो एयर नेविगेशन कमीशन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। तो ये 3 प्रोटोकॉल को रेटिफाइड किया है अभी इंडियन गवर्नमेंट ने। एक है शिकागो कन्वेंशन में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 1944 में, हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इकोसॉक को रिपोर्ट करती है। आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, हिंदी में अंग बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 ऑर्गन में से इकोसॉक है जो इसको रिपोर्ट करता है। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ही काम करता है। इसके 193 जो कंट्री, वो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर है 193 कंट्री इसके भी मेंबर हैं, इस कन्वेंशन के भी और इस ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन एक कंट्री जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो इसका मेंबर नहीं है, ये लिechtenstein, ये देश इसका मेंबर नहीं है शिकागो कन्वेंशन का। शिकागो कन्वेंशन के द्वारा ही ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1944 में, तब से ही इंडिया इसका मेंबर है।
और ये देखो एक ग्लोबल रेगुलेटर नहीं है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन जारी करती है पूरे ग्लोबल लेवल पे एक तरह से जारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कंट्री के डोमेस्टिक रूल्स है ना एयर नेविगेशन के लिए, उनको ये वायलेट नहीं करता है। पहले वो माने जाएंगे, फिर अगर कोई ये रेगुलेटर है इसके रूल्स रेगुलेशन है फिर वो माने जाते हैं। तो इस तरह से ये रूल्स रेगुलेशन जारी होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको कभी भी सुपरसीड नहीं करते ये रेगुलेटर, जो रेगुलेशन है आईकाओ की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यही था इस लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम 28 फरवरी 1 मार्च के भी डिस्कस करेंगे, आज ही शायद आ जाएगा अपलोड, और कल हम 2, 3, 4 तक के डिस्कस कर लेंगे।